हस्पतालों के अंदर खड़ी हुई एम्बुलेंसों की सूरत हाल यकीनन अगर इतनी ही अच्छी होती तो फिर ये जो इस वक्त आप मेरे पस मंज़र में एक एम्बुलेंस की लंबी लाइन देख रहे हैं तो फिर शायद ही इनकी ज़रूरत पेश ना आती। इनका यहाँ पर होना इस बात की दलील है कि सरकारी सतह के ऊपर एम्बुलेंसेस की जो इस वक्त हुस्न कारकर्दगी है वो सिर्फ मशकूक ही नहीं है बल्कि काफ़ी हद तक वो नागुफ्ता बे हालत वाली भी है। ये एक तरह से एक ऐसा कारोबार है जिसके अंदर यकीनी तौर पर जो मुख्तलिफ हस्पतालों में सरकारी अमला है वो इसके साथ इन्वॉल्व होता है और बाज़ औक़ात पेशेंट इवन डेड बॉडी यानी मैयत उस वक्त तक वर्षा के हवाले भी नहीं की जाती जब तक उसको एम्बुलेंस का बाकायदा जो है वो चिट या इजाज़तनामा ना दिखाया जाए कि हमने एम्बुलेंस हायर कर ली है। यकीनी तौर पर इस किस्म की मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर जो सूरत हाल है हुकूमती हुस्न कारकर्दगी के ऊपर एक स्याह धब्बा ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। बाज़ औक़ात इस वक्त भी हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग सुनने के लिए मौजूद हैं लेकिन मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर अगर इस किस्म का यानी ये राग उठाया जाए और इस ऊपर बात करना चाहे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लब कुशाई नहीं फरमाते यानी ज़ुबान बंदी वाली सूरत हाल होती है। उसमें ये भी एक एलिमेंट हमें मिला है कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो है बाज़ औक़ात वो उन्होंने अपने सादा कपड़ों में अपने बंदे छोड़े होते हैं। ये इसी बात को दूसरे अंदाज में भी हम बल्कि वाशगाफ अल्फाज में भी यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा माफिया है जिन्होंने सादा लिबास में अपने आदमी छोड़े होते हैं जो किसी को बात नहीं करने देते। अगर वो बात करें तो फिर शायद उनकी छुट्टी हो जाए। क्या कहेंगे जी इसमें जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं अगर हुकूमत की तरफ से जो एम्बुलेंस फराहम की होती हैं अगर वो अब सही काम कर रही हो इनकी ज़रूरत है? सही काम कर रही हो तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर कहीं लेके जाना हो डेड बॉडी सरकारी गाड़ी तो नहीं लेके जाती ना तो फिर प्राइवेट पे ही जाएगी। और अगर मरीज़ शिफ्ट करना हो मरीज़ शिफ्ट करना हो कुछ हॉस्पिटल वो इमरजेंसी के लिए होती हैं वो देहात में गांव में नहीं लेके जा सकते तो फिर ये प्राइवेट गाड़ियाँ जाती हैं। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर तो सरकारी एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, प्राइवेट एम्बुलेंसेस क्यों? ये कारोबार किस तरह से चल रहा है? कौन है इसके पीछे? ये कहते हैं हम ठेका लिया हुआ है गाड़ियाँ, बाहर की गाड़ी को नहीं सवारी उठाने देते। मैंने खुद अभी मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ, मैं जफरवाल से आया तो एक बंदा ना मेरे पास गया मरीज़ लेके जाना था पत्तों की, मुझसे कहने लगा कितने पैसे लेने। मैंने कहा यार मैं इधर का नहीं हो रहने वाला तो वो कहने लगा नहीं आप बताएं कितने पैसे लेंगे। वो हमारे साथ ना वो पहले इधर से होके गया वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे तो हमारे साथ उसके 2500 रुपये में बात हुई। मैं बिठाने लगा सवारी तो इन्होंने नहीं बिठाने लगा। हम ठेका लेते हैं भाई हम देते हैं इधर तो हम किसी बाहर की गाड़ी को सवारी नहीं बिठाने देते। तो हमने कहा ठीक है उतार लें आप गाड़ी, ये सारे जितने भी गाड़ियों वाले आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ठेकेदार की बात आएगी तो एक तो हमने हर चीज़ ये ठेके पे दी हुई है, शायद मुल्क के ठेके पे दे दी है तो इसका मतलब ये कि कुछ सरकारी लोग भी बीच में शामिल हैं? सर ये मुझे पता नहीं क्योंकि हम उधर जफरवाल नारवाल रहते हैं तो ये तो इधर जो लोग रहते हैं पहली दफ़ा इस अस्पताल आए हैं? नहीं पहले भी मैं मरीज़ लेके आता हूँ लेकिन सवारी जो ना मैं पहली दफ़ा इधर से बिठाने लगा था, मैंने कभी बिठाई नहीं सवारी। जो चीज़ लेनी होती है प्राइवेट लेके आते हैं, बस एमरजेंसी के अंदर अद्वियात मुफ्त मिलती हैं, उसके अलावा तो नहीं मिलती। बाकी जो है वो पैसों से खरीदनी पड़ती हाँ है। जी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। तो उस पर लोग एहतजाज नहीं करते? तो एहतजाज कैसा, वो कहते हैं आप लेके आए, अगर डॉक्टर कहेगा तो अब जो उसका मरीज़ के वाकीन है उन्होंने तो लेके आनी है ना। इनको पूछने वाला कोई नहीं है? ये तो हुकूमत का काम है ना, सब मिल बांट के खा रहे हैं। हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जो अपनी होती हैं वो इतनी एम्बुलेंस ज़्यादा होती नहीं है कि जो पेशेंट के लिए पूरी कवरेज कर सकें। ये एक सरकारी हॉस्पिटल में इस वक्त हम खड़े हुए हैं जबकि सरकारी यहाँ पर एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं, उनके होते हुए इनकी ज़रूरत है? मेरे ख्याल में तो इनकी नहीं है क्योंकि अभी मुझे खुद एक पेशेंट के साथ मियाँ वली के लिए हमने सफ़र करना है और हमें अभी गाड़ी चाहिए। इसके अलावा यहाँ का जो रवैया है वो तो बाकी अमले के साथ तो जैसा भी है लेकिन जो दर्जा चहारम के जो मुलाजिम हैं स्पेशली नर्सिंग स्टाफ उनका रवैया इंतहाई रूडेड मैनर है। किसी को इंजेक्शन अगर लगाना हो तो वो चूँकि अभी वेन में ब्लड जो है वो जम चुका होता है, अगर किसी नर्स से कह दें कि प्लीज़ इसे पोलाइटली और आहिस्ता आहिस्ता लगाएं तो मेरे ख्याल में उसके लिए इससे बुरा लफ्ज़ और कोई नहीं होगा। अगर वो आहिस्ता लगा दे किसी मरीज़ के साथ दो लफ्ज़ प्यार के बोल दे तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी दुआ मरीज़ की यही होगी। दूसरे जो सफाई वाले मुलाजिमीन हैं वो भी किसी से चिमटा झपटी में नहीं पीछे।
20 रुपए दें भाई, चाय पानी के लिए दे दें, सब कुछ दे दें भाई, हमें हमारे जेब में डाल दें। हाँ, यानी सरकारी पैसों हाँ। आपसे बात करते हैं। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त सरकारी अस्पतालों में क्या मेडिसिन मुफ्त मिल रही है? मेरे ख्याल में इमरजेंसी में तो मिल रही हैं जी, और वार्ड में भी 1-2 सिरप हमने तो ली हैं 4-5 दिन में, बाकी कुछ दवाइयाँ वहाँ से भी हमें तो मिलती रही हैं जी, कोई सिफारिश भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, जनरली डॉक्टर्स का क्या बिहेव है? जैसे आपने मेरे ख्याल में तो डॉक्टर साहबान जो हैं उनका रवैया मेरे साथ तो बेहतर रहा है बगैर किसी उसके, लेकिन ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो अभी एम्बुलेंसेज हैं क्यों ना सरकारी यहाँ पे हों, ताकि जो बाहर के अजला से लोग यहाँ आए हुए हैं उनकी भी कोई दादरसी हो सके। वो गरीब इनको अभी मियाँ वाली के लिए 10-12 हज़ार रुपये पेमेंट करने की बजाय क्यों ना गवर्नमेंट सरकारी फीस पे ही हम लोग सफ़र करें। यकीनी तौर पर जब ये यही डॉक्टर्स FSC के स्टूडेंट होते हैं, इनसे अगर पूछा जाए या मीडिया वाले अक्सर पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि जी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा। लेकिन ये पढ़ा हुआ लेसन और सबक उस वक्त ये भूल जाते हैं जब बाकायदा तौर पर ये ओथ देने के बाद अपनी मसीहाई खिदमात किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक के ऊपर अपनी अदा कर रहे होते हैं। उस वक्त बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि ये वही इंसानियत है जिसके लिए हमें हुक्म मिला है, कि जिसके लिए बिल्कुल ये हुक्म मिला है कि जो खिदमत खल्क है उसी में जो एक मेराज है उसी में कामयाबी का रास्ता है। आप जी कुछ कहना चाह रहे थे कि क्या? मैं कह रहा था कि ये अभी जो है ना उन्होंने कहा कि जो 12,000 की दवाई आएगी, ये लेके आओ बाहर से। पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से? मेरा नाम निसार अहमद है, मियाँ वाली से आया हूँ। अच्छा, मेरी बीवी है, उसको कैंसर है और 12,000 की मेडिसिन आपको कहा गया कि बाहर से लेके आए। बाहर से तो लेके। आपने बताया नहीं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे आप अंदर से मेडिसिन दें? तो मैंने अभी जो है ना इधर लाहौर में रिश्तेदार है, उनको बोला कि पैसे लेके आओ, जी। तो वो अभी लेके आएंगे तो फिर नहीं सुनते क्या वो बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे लेके आओ बाहर से दवाई, लेके आओ बाहर से दवाई, नहीं तो अपना पेशेंट ले जाओ। माजिद नाम है जी, अब्दुल माजिद मेरी वालदा है। उनका एक्सीडेंट हो गया था बाइक पे कुछ दिनों पहले, 6-7 दिन पहले। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में है यहाँ पे, तो इन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन वो ऑपरेशन को लटकाते आज कुछ 7-8 दिन हो गए हैं। शिफ्टिंग के लिए एम्बुलेंस है, लेकिन मुझे उसके लिए प्राइवेट लेनी पड़ रही है, लेकिन प्राइवेट के जो रेट्स भी आपको पता है कितने हाई लेते हैं वो। मुझे करीब ही शिफ्ट करना है मैं तो, लेकिन ये मेरे लिए फैसिलिटी नहीं है, जो उनके अपने लोगों के लिए फैसिलिटी है। अब मैं तो मजबूर हूँ, मैंने तो लेके जाना ही जाना है, मुझे जो भी चार्जेस है वो मुझे पे करने पड़ेंगे। अब मैं लेके जा रहा हूँ, ये है यही जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, इसके मैं प्राइवेट क्लिनिक पे चला जाऊँगा तो वो बड़े अच्छे तरीके से मुझे डील करेगा, और वो जो बातें यहाँ पे हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी वहाँ पे जाके। वहाँ पे बात ही कुछ और हो जाती है। तो यहाँ पे जितना कहते हैं उतना नहीं है, अच्छा यहाँ पे सहूलियत नहीं है। कुछ देर पहले मेरा चांस हुआ था आने का, जब ये वज़ीर आला साहब 1-2 दफ़ा आए हैं, उस वक्त ये बेहतर हो गए थे, लेकिन अब वो जब जैसे ही उन्होंने वो तवज्जो हटाई है, ये फिर अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ गए हैं जिस तरह इनके काम है। अगर वज़ीर आला इस पे ऊपर प्रॉपर तवज्जो देते रहें तो ये मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा, उसके अलावा नहीं ये बेहतर हो सकता। इस वक्त हम जनाज सेंटर के डॉल्सर सेंटर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर पेशेंट को किस हद तक बेहतरीन सहूलतें मैसर हैं उसका भी जायज़ा लेते हैं, और कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बातचीत करें और जानें कि हुकूमती जो पॉलिसी हैं बराए सेहत उसके बारे में किस हद तक लोग मुतमिन हैं, और यहाँ पर जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके बारे में लोगों का क्या इज़हार ख्याल है। कब से दाखिल है जी आप यहाँ पे? मैं दाखिल तो नहीं हूँ, लेकिन 29 जुलाई 2013 से मैं इस मर्द में मुब्तला हुआ। अच्छा, उस वक्त से लेकर आज तक डायलिसिस करवा रहा हूँ। तो फ्री में हो रहा है? हाँ, फ्री में हो रहा है, हफ्ते में 3 दफ़ा हो रहा है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन होते हैं। डॉक्टर्स का या अमले का रवैया कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आपके ख्याल में जब एक गरीब आदमी, आम आदमी इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है तो क्या वो इसका खर्चा जो है अखराजात अफोर्ड कर लेता है? नहीं, वो जो गरीब आदमी है वो तो अपना गार्बेज के भी अखराजात इसका पूरा कर सकता है। प्राइवेट जो डायलिसिस सेंटर क्या चार्ज करते हैं? वो तकरीबन 4,000 से 5,000 रुपया ले रहे हैं एक डायलिसिस का। हफ्ते में 2 भी 3 भी हो जाए तो उसके लिए वो तो 10,000 12,000 तो लग जाता है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह इजाज़ साहब को, जो शेख इजाज़ साहब है ना, वो उन्होंने हर चीज़ फ्री दी हुई है। कितने अरसे तक कहा गया कि आपको डायलिसिस करवाना है? जब तक ज़िंदगी है उतनी देर तक।
अगर इसका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है, डायलिसिस ख़त्म हो जाता है, लेकिन अदरवाइज होता रहता है। हुकूमत के लिए कहेंगे कुछ कि ये डायलिसिस सेंटर जो है इनकी तादाद बढ़ाई जाए? हुकूमत को चाहिए कि एक डायलिसिस बड़ा, बल्कि इससे बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए जो डायलिसिस करवाने होना चाहिए ना, बल्कि इस जिना है ना, जिना से इससे भी बल्कि दो गुना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरा जी मुनीर अहमद है। कितना अर्सा टीचिंग से शोबे से वाबस्ता रहे? मैं जी 37 ईयर्स 37 साल 37 इल्म साल। तदरीस के शोबा से वाबस्ता रहे। इस मर्ज में कब से मुब्तला है? इसमें तो पता नहीं चला कब से मुब्तला हूँ, लेकिन ये कि 2008 में हुआ था डायग्नोज। तो एजाजमंद साहब हैं, डॉक्टर एजाजमंद शेख जाद, उन्होंने कहा था कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। ये तो मुझे तो नहीं पता, हम तो आ जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये ट्रीट करते हैं। जिस तरीके से हम गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, ये मुझे तो नहीं, मुझे उससे नहीं हुआ जी, वो तो मैं बड़े केयरफुल ज़िंदगी बसर की है। मेरे असल में ट्यूमर था कमर में, तो मुझे वो पता नहीं चला ट्यूमर में कमर था। मैं क्लास पढ़ा के आ रहा था, अभी इन सर्विस ही था, तो पेन बड़ी शदीद हुई कमर में और टांगों में। वो बस जैसे एक्सीडेंट होता है ना, उसके बाद फिर वो एहतियाती तदबीर क्या अब कहेंगे लोगों को इस मर्ज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे तो फिर उसकी वजह से ये मसल मेरे सारे ख़त्म हो गए ना। अब मुझे तो मेरी स्टडी नहीं है इस बारे में। जी, मेरा नाम वलीद असलम है और 2007 से मैं डायलिसिस करवा रहा हूँ, मुझे 7 साल हो गए। तो ये है कि अभी पेशेंट्स का लोड बहुत ज़्यादा है, इतनी वो कंजप्शन नहीं है पेशेंट्स की ना, और इस तरह का सेटअप भी कहीं भी नहीं हमें कोई नज़र आ रहा जहाँ पे इतनी पेशेंट्स की केयर हो, और इन इन्फेक्शंस के वाइज इनका इतना प्रिकॉशंस हैं। तो होने चाहिए ऐसे सेटअप, हुकूमती सतह पे होने चाहिए और बड़े लेवल पे होने चाहिए, क्योंकि अब एज लिमिट तो रह नहीं गई इसकी ना, मर्ज़ की। छोटे बड़े मेल फीमेल सब इसी बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं। हुकूमत से हमारी है अपील कि नेफ्रो के हवाले से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसमें ये जो किडनी की प्रॉब्लम्स हैं नेफ्रो के हवाले से उनको डील किया जाए खसूसी तौर पे। अभी लाहौर में एक शेख ज़ैद हॉस्पिटल है, उसके अलावा अभी यहाँ पे कुछ कोशिश कर रहे हैं जिन्ना में भी कुछ बनाने की, लेकिन अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है नेफ्रो के हवाले से ना, पेशेंट्स को अवेयरनेस भी नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में तो पता ही नहीं है ना। सर एमरजेंसीज बेहतर हुई थी वो काफ लीग के, उसके बाद तो फिर शहबाज़ साहब ने कुछ सेंटर्स का किया थोड़ा बहुत, लेकिन कोई इतना प्रॉपर नहीं किया सर। यहाँ जना हॉस्पिटल में ये जो आप इस वक्त डायलिसिस सेंटर देख रहे हैं, ये यकीनी तौर पर इसी किस्म के डायलिसिस सेंटर या मराकज़ जो हैं वो बड़े पैमाने पर उसकी यहाँ पर अव्वलीन जो है इस वक्त ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है। लेकिन चलो कुछ ना कुछ बेहतर है कुछ ना होने से। तो यहाँ पर इस वक्त जो ये मरकज़ कायम किया गया, ये बेसिकली ये एक इम्तजाज है, ये एक इश्तराक है एक NGO का और यहाँ पर जना हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है उनके साथ। हॉस्पिटल ने इनको बिल्डिंग्स और स्टाफ मुहैया किया है, और जो दूसरी एक NGO है, प्राइवेट सेक्टर है, कुछ मुखय्यर हजरात हैं, उन्होंने यहाँ का जो मामलात हैं, माली मामलात ख़ास तौर पर, उसका जो ज़िम्मा है या उसका बेड़ा वो यहाँ पर उठाया। हमारे साथ यहाँ पर एक इंतज़ामी अमूर के सरबराह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस हद तक जो गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर इस चीज़ को हम सब महसूस कर रहे हैं, वो किस हद तक इसको हाईलाइट होना चाहिए और किस हद तक इसका एहतमाम जो है वो फिलफौर होना चाहिए, ताकि इस मर्ज़ का मुदावा भी दीगर अमराज की तरह वो हो सके या मुमकिन हो सके। जी बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर इस वक्त के गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस किस्म के मराकज़ होने चाहिए जो कि हम देख रहे हैं कि नहीं हैं, इसलिए एक कदम प्राइवेट सेक्टर ने उठाया है, क्या कहेंगे इस वक्त? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जी जितनी बीमारी डायलिसिस के हवाले से इंक्रीज़ हो चुकी हुई है, उस हवाले से जितनी भी फैसिलिटी अवेलेबल है वो बहुत कम है। हमारे पास इस वक्त अभी जब भी हमारे पास पेशेंट कोई एनरोल होने आता है
تو اس کو کم از کم 1.5 سے 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی باری کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس فیسلٹی کم اویلیبل ہے، اور ابھی یہ والا جو سسٹم ہے یہ 12 ڈائلسس مشینز پہ ہے. ہم نے اس کو انکریز بھی کیا ہے شیخ زاید احمد ٹرسٹ نے، اب ٹو 36 مشینز پہ لے تو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی کیپیسٹی انکریز ہونے کے باوجود ابھی بھی اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اور بھی ڈفرینٹ ایریاز میں اور سیکٹرز میں اسی طرح کے بڑے اسکیل پہ زیادہ ڈائلسس مشینز کے ساتھ یہ والے سیٹ اپس لگنے چاہیے، تاکہ مریضوں کو جتنی بھی علاج کی سہولت ہے وہ زیادہ سے زیادہ فراہم کی جا سکے. اور ابھی ہماری جو ویٹنگ لسٹ ہے، صرف ہمارے اپنے سینٹر کی ویٹنگ لسٹ وہ 1200 مریضوں کی ہے، اور ٹینٹیٹیو ٹائم پیریڈ تقریباً 1.5 سے 2 سال کا ہے، اور مریض پھر اس دوران ڈیفینیٹلی بہت سے پرابلم میں بھی رہتے ہیں، کیونکہ فیسلٹیز کم اویلیبل ہونے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو رہا مریضوں کے لیے. ہیلتھ بیٹرمنٹ کی اگر بات کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ آج کا دور کچھ بہتر جا رہا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، یا جو گزشتہ ادوار ہیں جس کو ہم قافلی کا دور کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قافلی کا دور اس معاملے میں زیادہ بہتر تھا، ان لوگوں نے زیادہ فوکس کیا ہوا تھا جو اس قسم کے شہر کے شفا خانے ہیں؟ نہیں جی، پریکٹیکلی ہم پچھلے 8 سال سے یہ شیخ زاید احمد ٹرسٹ یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور اس گورنمنٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب کہ یہ گورنمنٹ چینج اوور ہوا ہے اس کے بعد سے ڈائلسس فیسلٹی تمام گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈائلسس فیسلٹی بالکل فری آف کاسٹ ہو گئی ہوئی ہے. یعنی کہ اس میں جو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ڈسپوزیبلز اور میڈیسنز وغیرہ، اور اس میں پھر آسانی بہت زیادہ ہوئی ہے مریضوں کو. جتنے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ اس وقت ڈائلسس فیسلٹی ود ایکوپمنٹ ایز ویل ایز ان کا جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری کی جا رہی ہیں. کیا آپ کہیں گے کہ اس وقت جو آپ کے پاس پیشنٹ اس زیادہ جو آ رہے ہیں وہ شہر لاہور سے ہیں یا باہر سے آ رہے ہیں؟ یہ ڈائلسس سینٹر 2006 سے کام کر رہا ہے جس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ تو جناح اسپتال محکمہ صحت حکومت پنجاب کا یہ سینٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مخیر ادارہ شیخ اعجاز احمد ٹرسٹ جو ہے وہ مسلسل اس کے شروع میں ڈائلسس سینٹر بھی انہوں نے یہ بنایا، اور اس کے بعد سے مسلسل وہ اس میں اپنی امداد جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ جو گردہ فیل کے مریض ہیں تقریباً 80 کی تعداد میں ان کو مستقل ڈائلسس ہفتے میں 2 یا 3 بار فراہم کرتے ہیں، اور یہ بالکل بغیر کسی کاسٹ کے مریض کی جیب سے کوئی بھی پیسہ خرچ کیے بغیر یہ سہولت انہیں میسر ہے. اس وقت ہمارے پاس جو مریض ہیں وہ لاہور شہر کے ہر طرف کے اطراف سے آتے ہیں، اور کئی مریض جو ہیں وہ ذرا دور کے علاقوں جیسے پتوں کی ہے، شیخو پورہ ہے، قصور ہے، وہاں سے بھی آتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ مرض بڑا عام ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ ڈائلسس جو ہے وہ گردہ فیل کی وجہ سے، یعنی ڈائلسس کو ہم کہتے ہیں مصنوعی گردہ. جب مریضوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا بھر میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی جو گردے فیل ہونے کی 2 بڑی وجوہات ہیں، وہ بلڈ پریشر اور شوگر کا مرض ہے. کیا کہیں گے کہ ہاسپٹل کے احاطے کے اندر ہی ہم نے لوگوں کو دھکے کھاتے بھی دیکھا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ آہو فغاں کر رہے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں سنتا کہ اور ایسے میں جو پرائیویٹ ڈائلسس سینٹر ہیں جو ہزاروں نہیں شاید لاکھوں روپے لوگوں سے بٹورتے ہیں، ایسے میں کیا کہیں گے کہ مطلب کس طرح سے آپ کا جو ڈائلسس سینٹر ہے وہ چھپا ہوا ہے، پبلک کو اس کا پتہ نہیں ہے، اویئرنیس کے لیے کیا اس کا لاہ عمل ہے، اور ابھی کیا کہیں گے لوگوں کو کہ ان سینٹر کی جانے کی بجائے جو غریب لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، وہ کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈائلسس کے مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت حکومت اور پرائیویٹ مل کے بھی اس کا صرف 10% کیٹر کر رہے ہیں. میں مثالاً صرف فرض کروں گا کیونکہ ہمارے پاس صحیح اعداد و شمار تو موجود نہیں، لیکن اندازہ ہے کہ ملک بھر میں 60 سے 70 ہزار افراد کم از کم ایسے ہوں گے جن کو ڈائلسس کے علاج کی ضرورت ہے مستقل، یعنی ہفتے میں 2 یا 3 بار ڈائلسس ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم اس وقت حکومتی ہسپتالوں اور پرائیویٹ ڈائلسس سینٹر سب کو ملا کے وہ سہولت اکٹھی کریں تو ہم صرف 10 سے 15 ہزار لوگوں کو ملک بھر میں یہ سہولت دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اس مرض کی جو وجوہات ہیں یا جو اسباب ہیں ان میں سے ایک وجہ
शहर लाहौर में जो इस वक्त गंदा पानी लोगों को पीने को मिल रहा है, अब हम कह सकते हैं कि गटरों का पानी जो है वो इस वक्त लोग पीने पर मजबूर हैं, तो क्या ये एक वजह नहीं है उनमें से? ये बहुत अहम वजह है। खुराक का नाकिस होना, गंदे पानी का होना, ये मुस्तकिल बुनियादों पे इंसानों के गुर्दे को ख़राब करने का एक अहम आमिल है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सफाई और खुराक को बेहतर करने से भी हम गुर्दे के कुछ अमराज का सद्देबाब कर सकते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की यकीनी तौर पर उस मुआशरे के अंदर जो आबाद होते हैं उन लोगों की सेहत से रिलेट करती है, और इस वक्त हुकूमत पंजाब की जो सेहत की पॉलिसी है वो यकीनन अच्छी होगी और शहरियों की सेहत के बारे में यकीनी तौर पर फ़िक्रमंद भी होगी। लेकिन यहाँ पर जो देखने की सूरत हाल मिल रही है वो ये है कि कुछ मामलात के अंदर तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जनरल आवाम जो है यानी आम पब्लिक, वो जब मेडिसिन के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटलों का रुख करते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल इस वक्त भी शहर के उनमें उस तरह की सहूलतें मुयसर नहीं हैं। इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर या तहसील हेडकोार्टर के सतह के ऊपर अगर सहूलतें दूर दराज इलाकों में ये दे दी जाएं तो उनका जो एक रश है या उनका जो असर है वो बड़े शहरों के ऊपर नहीं पड़ता। आज यही एक सूरत हाल देखने को मिली है कि बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वो बुनियादी जो एक मेडिसिन होती हैं मासवाए उनके के पैरास्टामोल या एपीसी की जो गोली है उसके अलावा उनके अंदर मेडिसिन सिरे से मौजूद ही नहीं है मोस्टली, और अगर हैं तो वो फिर आवाम की पहुंच से बाहर हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं बाकी के हॉस्पिटल जो हैं या ये शहरी शिफाखाने किस तरह से अपने खिदमात सर